हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। लास्ट क्लास में जेम के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करी थी। आज बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में। देखिए, पहला चैलेंज क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप एडेप्ट नहीं करते हो, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो कौन एक्सेप्ट नहीं करते होंगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडी, इन सभी पे ये लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, ओके, ये लोग जो हैं इनको ऑफलाइन की आदत है। इनको किसकी आदत है? ऑफलाइन की हैबिट है। अब ये लोग बहुत जल्दी से स्विच नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन मेथड पे, ऑनलाइन तरीकों पे। जैसे कंप्यूटर भी आए थे बैंकिंग में, और है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस आया था, तो उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह करी थी। बट इतना यहाँ पर ऐसा कुछ अपोजिशन नहीं हुआ है। धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया गया है। आज की डेट में लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन जेम से परचेज कर रहे हैं, बट 100% नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में क्या हो गया कि जो वहाँ के स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी से। तो ये एक चैलेंज है। सेकंड चैलेंज क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस के जो गुड सप्लाई हो रहा है, जो सर्विसेज दी जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्वालिटी कैसे आप डिसाइड करोगे सही है नहीं है? क्वालिटी चेकिंग एश्योरेंस, जो लिस्टेड मटेरियल्स है, लिस्टेड एसकेयूज है, इनको क्या बोलते हैं? एसकेयूज। ठीक है, तो जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं वो सभी सही क्वालिटी के हैं या नहीं है? ये सारी चीजें चैलेंजेस बनती है। थर्ड बनती है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी चीजें सभी मिलती है, लेकिन स्मॉलर क्वांटिटी में लेने में बहुत दिक्कत आती है। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेशनरी परचेज करनी है। आप ईएमआरएस में अकाउंटेंट लग गए, आपको ये स्टेशनरी परचेज करनी है, आपको 50 पेन परचेज करना है, ओके, और अदर चीज़ें परचेज करनी है। मान के चलिए कि 1 स्टेपलर परचेज करना है। ऐसे हो सकता है छोटी छोटी क्वांटिटी आपको परचेज करनी है स्टेशनरी की। तो आप जब जेम में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। अगर मान के चलिए वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 है, तो आप क्या करेंगे? आपको तो 50 पेन करने हैं परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिक्कत भी आती है कि स्मॉलर क्वांटिटी जब परचेज करते हैं तो जेम पर फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में जैसे कि नॉर्मली सभी साइबर सिक्योरिटी इशू है, वैसे यहाँ भी इशू है। यानी कि आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है, अगर वो लीक हो जाए या वो हैक हो जाए तो उस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है? वेंडर की डिटेल आउट हो सकती है, वेंडर का और भी कोई मिसयूज किया जा सकता है इंफॉर्मेशन का। तो साइबर सिक्योरिटी जहां पर भी ऑनलाइन है वहां पर आप मान के चलना, साइबर सिक्योरिटी उसका एक ड्रॉबैक होगा ही होगा, एक चैलेंज होगा ही होगा। उसका हमको मिटिगेट करना है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला तो आंख बंद करके आप हमेशा टिक लगा सकते हो अगर कभी भी ऐसा आता है। तो अभी हमने क्या बातें कर ली? अभी तक हमने बातें कर ली यहाँ। ठीक है, हमने बैकग्राउंड समझ लिया था, उसके बाद में हमने फीचर्स के बारे में बात कर ली, बेनिफिट्स बात कर लिए थे, शॉर्ट में भी बात किए थे। डिस्कशन करते करते बेनिफिट्स और भी होते जाएंगे। उसके बाद अभी हमने बात कर ली चैलेंजेस एंड कंसर्न, कि जेम में क्या चैलेंजेस एंड कंसर्न आते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई आपकी ऊपर ऊपर से, और आपको सब अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम डिटेल में। ठीक है, कि जेम में एक्चुअली काम होता कैसे है। ठीक है, जेम में एक्चुअली काम होता कैसे है। देखिए, ये हो गया हमारा जेम, ये हमारा जैम है। इसमें दो पक्षकार हैं, यानी दो पार्टीज हैं, बायर और सेलर। ठीक है, सेलर को हम वेंडर भी बोल देते हैं। बायर जो है, बायर कौन है हमारा? बायर है हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, पीएसयू। ठीक है, सेकेंड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू और ऑटोनॉमस बॉडी। तो ये हमारे बायर्स हैं। सेलर कौन हो सकता है? सेलर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, और कंपनी भी हो सकती है। ये सेलर हो सकते हैं। बायर जो है, बायर ऑर्डर प्लेस करता है।
ठीक है, ऑर्डर प्लेस करता है और सेलर क्या करता है, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं हम इसको, सेलर क्या करता है, ऑर्डर को फुलफिल करता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं सेलर ऑर्डर को फुलफिल करता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है ये हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बायर के बारे में बात कर लेते हैं, बायर की प्रोसेस कैसे होती है। उससे पहले आपको एक 4 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए इसमें। ओके, ठीक है, 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, जो परचेज है आपकी, इसकी 4 बातें हो सकती है। पहली बात क्या हो सकती है कि आपका जो वैल्यू है, यानी कि वैल्यू है इज लेस देन इक्वल टू 25,000 अप टू 25,000, पहली बात हो सकती है। ठीक, सेकंड बात हो सकती है आपकी, जो आप परचेज करने वाले हैं उसकी वैल्यू 25,000 से तो ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन 25,000, लेकिन किससे ज़्यादा नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और तीसरी क्या हो सकती है, 5 लाख से ज़्यादा, यानी कि आपकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5 लाख। ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो ये जो पहला केस है, अगर 25,000 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। लिख देता हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट परचेज कैन बी मेड। ठीक है, अभी बताऊंगा डायरेक्ट परचेज का मीनिंग। और अगर आपकी वैल्यू जो है 25,000 से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टी पार्टी कोटेशन, आपको मल्टी पार्टी कोटेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद में L1 जो है उससे परचेज करनी पड़ेगी, L1 से परचेज करनी पड़ेगी। तीसरा होता है 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको टेंडरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट परचेज क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट परचेज, एक सेकेंड, यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं, डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज का मतलब क्या होता है कि आपने कोई गुड्स देखा, जेम पोर्टल पे कोई सामान देखा जिसकी वैल्यू क्या है, 25,000 रुपये से कम है या 25,000 रुपये तक है, तो आपने क्या करना है, उसको डायरेक्ट ऐड टू कार्ट, यही करोगे। जैसे हम अमेजन में मैंने आपको बताया, डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, और आपका जो L1 सेलर है, L1 सेलर, उसके पास ये ऑर्डर चला जाता है। ठीक, वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक, डायरेक्ट परचेज। सेकंड होता है आपका मल्टी पार्टी, या मल्टी पार्टी, या बोलेंगे इसको थ्री पार्टी, थ्री पार्टी कोटेशन, 3 पार्टी कोटेशन। जब हमारी वैल्यू 25,000 से तो ज्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, हम 3 पार्टी के पास जाएंगे। ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, नाम हमको नहीं पता होंगे बट हमको 3 पार्टी है, मिस्टर सी। मान के चलिए इन्होंने 2,000 रुपये इस आइटम का लगा रखा है, इन्होंने 3500 लगा रखा है, इन्होंने 3,000 लगा रखा है। ठीक है, तो हमारे लिए पार्टी जो है ये हो गई L1, ये पार्टी हो गई L2 और ये पार्टी हो गई L3। ये ध्यान रखिएगा, इनको L से डिनोट किया जाता है ना, लोवेस्ट बिड। तो ये जो पार्टी है मिस्टर ए, ये हो गए L1। तो ये जो सामान है हम किससे खरीद सकते हैं, सिर्फ L1 से खरीद सकते हैं। बी से हम सामान नहीं खरीद सकते, बी से नहीं खरीद सकते, सी से भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये L3 और L2 है, हम सिर्फ L1 से सामान खरीद सकते हैं। ये हो गया आपका मल्टी पार्टी कोटेशन, यानी कि आपको 2 पार्टी से ज्यादा पार्टियों का कोटेशन आपको लेना होता है, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट आपको नॉर्मली 3 लेना होता है। ठीक है, तीसरा हमने बात करी थी आपका टेंडरिंग की, यहाँ पे बात करी थी हमने टेंडरिंग परचेज। टेंडरिंग परचेज में क्या होता है कि हमने बात करी थी कि आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू का सामान है। ठीक है, 5 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू का सामान है, उस केस में हम क्या करेंगे, एक
ओपन टेंडर फ्लोट करेंगे, ओपन टेंडर फ्लोट करेंगे, टेंडर को जो है पब्लिश किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पब्लिश ऑन जेम पोर्टल। ठीक है, तो जेम पोर्टल पे आप पब्लिश कर देंगे। उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी सेलर होंगे उनको वो टेंडर शो करेगा कि हाँ ये टेंडर है, इसकी एक टर्म्स कंडीशन है, ये स्कोप ऑफ वर्क है, ये सारी बातें हैं। और वो लोग जो भी टाइम पीरियड दिया गया होगा उस पीरियड में वो लोग इसमें अप्लाई कर देंगे, और आप इस फिर टेंडर को चेक करेंगे, पार्टीज का चेक करेंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे। सारी बातें करने के बाद जो जो क्वालिफाई होंगे उन क्वालिफाइड बिडर्स का आप प्राइस बिड खोलेंगे। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट हमें लगती है बाद में कि ये प्रोसेस और डिटेल में पढ़ानी है तो ठीक है, अदरवाइज आप इतना सा इसमें ध्यान रखिए कि ये इस तरह से काम करती है। और जो भी L1 रहेगा यहाँ पे भी उसको दे देंगे। यहाँ पर क्या है, कोई टेंडरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर आपने बस 2 से ज्यादा पार्टी का कोटेशन ले लिया और जो भी पार्टी L1 है उसको आपने सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में क्या बात करी थी कि हमारे 3 केसेस हो सकते हैं, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, और तीसरा केस आपका आपके साथ में ये हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जेम की कुछ और चीजें के बारे में। ठीक है, जेम की कुछ और चीजें देखिए, आपने क्या किया, मान के चलते हैं फर्स्ट केस है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट केस है, यानी कि 25,000 रुपए तक का आप परचेज कर रहे हैं। इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज इसको बोला है, डायरेक्ट परचेज। ठीक है, तो ये केस है। इस केस में क्या होगा कि जो बायर है, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बायर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मान के चलते हैं वो 25,000 से कम की वैल्यू का है, वो 20,000 की वैल्यू का है, तो ये डायरेक्ट प्लेस हो जाएगा ऑर्डर, है ना, डायरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, किसको? L1 को। ये डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो गया है। इसके बाद में क्या होगा, जो आपका सेलर है, सेलर इसको आइदर आइदर तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, या फिर वो इसको रिजेक्ट करेगा। लेकिन एक्सेप्ट या रिजेक्ट दो में से एक ही ऑप्शन उसके पास है। अगर वो एक्सेप्ट करता है देन उस केस में क्या होगा, उसको ये माल की सप्लाई करनी पड़ती है। अब उसने क्या किया सब, अब उसने माल भेज दिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे गुड्स सेंड कर दिया, गुड्स सेंड। ठीक है, जब उसने सामान भेज दिया उसके बाद में ये सामान किसके पास आएगा, ये रिसीव्ड किसको होगा, बायर को। ठीक है, तो बायर ने ये सामान रिसीव कर, देखिए रिसीव होने के बाद में क्या होगा, रिसीव होने के बाद में होगा पीआरसी। पीआरसी, पीआरसी का फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिए, प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट। ओके, सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट क्या है, दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। ओके, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है। देखिए आप प्रोसेस समझिए कि गुड्स जब सेंड किया गया होगा सेलर के पास से, तो वो ट्रैक कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, इसको ट्रैक कर रहा होगा। ठीक, जब ट्रैक कर रहा होगा और ये जब बायर के पास में यहाँ पहुंच गया तो वो क्या करेगा, सेलर इसको मार्क कर देगा, इसको क्या कर देगा, मार्क कर देगा, मार्क्ड, क्या करेगा, मार्क्ड एज डिलीवर्ड। ठीक है, तो मार्क्ड एज डिलीवर उसने कर दिया, और यहाँ सर जो बायर है उसको पीआरसी जारी करना है विद इन 48 आवर। कितने, 48 घंटे के अंदर, विद इन 48 आवर में। ये वैसे ऑटोमेटिकली हो जाती है HOURS। ओके, 48 आवर्स में ऑटोमेटिक भी हो जाती है। तो ये जो पीआरसी है ये इस बात का सबूत है कि जो गुड्स है वो बायर को मिल गया है। यहाँ पर क्वालिटी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी तक क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो नहीं की गई है। अभी सिर्फ क्या हुआ है कि सामान जो है वो बायर को मिला है। ओके, अब आगे चलते हैं। सामान बायर को मिल गया है, उसके बाद में देखिए क्या हुआ होगा, बायर को सामान मिलने के बाद में पीआरसी हो गई, फिर वो क्या करेगा, इसका CRAC। ठीक है, CRAC, ये भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कंसाइनी
रिसीट एंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये आप ध्यान रख लीजिए। सीआरएसी में बेसिकली वो सारे काम होंगे। कौन से काम होंगे कि जैसे जो भी प्रोडक्ट आया है वो एज पर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है, उसमें कोई कमी है, कोई सब स्टैंडर्ड गुड, जैसे हमने पहले पढ़ा था सब स्टैंडर्ड गुड सप्लाई नहीं करना है, ये सब चीज़ें वो चेक करेगा कि उसने क्या सामान मंगाया था, कैसा आया, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी सही है या नहीं है। वो सारी जब चीज़ें करेगा उसके बाद में क्या जारी कर देगा, सीआरएसी जारी कर देगा। और सीआरएसी कितने दिनों में जारी की जानी चाहिए, सीआरएसी जारी की जानी चाहिए विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। तो गुड्स रिसीट से 10 डेज में, गुड्स रिसीट कैसे पता चलेगा, गुड्स रिसीट यहाँ से पता चला आपका पीआरसी से कि आपका गुड्स रिसीट मिल गया है। ठीक है, और गुड्स रिसीट होने के 10 डेज में आपको सीआरएसी करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो पीआरसी जो है वो भी ऑटोमेटिक हो जाती है, सीआरएसी भी ऑटोमेटिक हो जाती है। आपने गुड्स रिसीव कर लिए, सीआरसी किया, आपने जब सीआरसी किया तो वो मटेरियल फाउंड एंड करेक्ट, बेसिकली ये क्या है, इसको हम ये भी बोलते हैं मटेरियल फाउंड करेक्ट। ठीक है, मटेरियल फाउंड करेक्ट। तो सीआरएसी करने का मतलब क्या है कि अब आपने वो मटेरियल को एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, मटेरियल एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद में आ जाती है पेमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग। पेमेंट की जब प्रोसेसिंग होगी वो देख लेते हैं। पेमेंट की प्रोसेसिंग में क्या है कि गुड्स हमको रिसीव हो गया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। गुड्स जो है वो किसको रिसीव हो गया है, गुड्स बायर को रिसीव हो गया। उसने क्या करा, उसने पहले किया पीआरसी, फिर किया उसने सीआरएसी, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब उसको पेमेंट करना है, तो जो पेमेंट आपको करना है वो करना है विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। विद इन 10 डेज में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। लिख देता हूँ मैं, पेमेंट विद इन 10 डेज। तो पेमेंट कैसे क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू होगी आपकी। ठीक, इनवॉइस वैल्यू यानी कि इनवॉइस वैल्यू आपकी होती है इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स, ये आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी यहाँ पे कुछ। उसके अंदर से हो सकता है हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, हो सकता है उसमें हम टीसीएस डिडक्ट करेंगे, हो सकता है उसमें हम आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब यहाँ डिडक्ट करेंगे। और ये डिडक्ट करने के बाद में जो नेट में पेमेंट है, ये जो है ये नेट पेमेंट है, ये हमको सेलर को कर देना है। और करना कैसे है, ऑनलाइन मेथड से। कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में करना है, यानी कि चेक इशू नहीं करना है आपको, ऑनलाइन मोड में करना है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक पेमेंट हो गया। अब एसडी की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे एसडीआई है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एसडी बोल लो, या इसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के नाम से जैसे समझ में आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने के एवज में आपने सिक्योरिटी डिमांड करी है। नॉर्मली ये सर्विसेज या मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट, व्हीकल हायर कॉन्ट्रैक्ट, कोई किसी भी तरह के मैन पावर या उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा देखी जाती है ना, नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट में देखी जाती है ना। जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है आपकी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, उनमें ये देखी जाती है ज़्यादा। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की अभी बात कर रहे हैं, 5% टू 10% होती है। ठीक है, एक पहले भी मैंने सिक्योरिटी बताई थी आपको। ठीक है, वो सिक्योरिटी होती है बेसिकली आपकी ईएमडी, ईएमडी बोल लो, या इसको बिड सिक्योरिटी बोल लो। ये जो बिड सिक्योरिटी या ईएमडी होती है, ये होती है 2% टू 5%। ठीक है, और जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है ये होती है 5% टू 10%, यानी कि जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो आपको डिडक्ट करनी है, यानी कि दिस इज टू बी डिडक्टेड while making the
पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट करते समय आपको डिडक्ट करना है। और ये जो है ईएमडी, ये आपको लेनी है बिफोर, कहेंगे हम इसको एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ बिड। यानी कि जब तक आप ईएमडी या बिड सिक्योरिटी आप रिसीव नहीं करते हैं, बिड आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जो पार्टी है वो टेक्निकली क्वालिफाई हो ही नहीं सकती है। आपको पहले बिड जो 2% 1% जो भी आपने डिक्लेयर कर रखी है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, जो हमारा एसडी है सिक्योरिटी डिपॉजिट, या इसका दूसरा नाम है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, इसको पेमेंट करने से पहले हम डिडक्ट करते हैं और उसके बाद में पेमेंट छोड़ देते हैं, जो भी नेट पेमेंट आता है। ईएमडी क्या होती है, ईएमडी या बिड सिक्योरिटी, बिड प्लेस करने से पहले ये ईएमडी जमा करानी पड़ती है, जो भी स्पेसिफाइड परसेंटेज है। नॉर्मल परसेंटेज इसका तो रहता है 2% से 5%, और सिक्योरिटी डिपॉजिट का रहता है 5% से 10%। वर्तमान में जो रेट है, अभी जो इसकी करंट रेट है वो है 3%, ठीक है। तो करंट रेट क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, 3%। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी पेमेंट की बात चल रही थी, 10 दिन में पेमेंट करना है, वो हमने बात कर ली। एक एमएसएमई का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पेमेंट टू स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी कि जो भी वेंडर्स होंगे उसको 10 डेज में पेमेंट करना है। देखिए, अगर वो वेंडर कैसा भी वेंडर है, अगर वो जेम पे लिस्टेड है, आपने जेम से प्रोक्योर किया है ना, तो आपको 10 डेज में करना है। अदरवाइज अगर आपने ऑफलाइन परचेज किया था, यहाँ ये सिर्फ किस केस में लागू होएगा, इन केस ऑफ ऑफलाइन परचेज, आपके ये सिर्फ ऑफलाइन परचेज के केस में लागू होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन परचेज के केस में क्या हो जाएगा, अगर आप एमएसएमई से परचेज करते हैं तो आपको नॉर्मली 15 डेज में पेमेंट करना है, 15 डेज में पेमेंट करना है, ठीक है। विद इन 15 डेज में आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। मैक्सिमम अगर पूछ लिया जाए, मैक्सिमम जो है इसकी लिमिट होती है 45 डेज, यानी कि 45 डेज आपका मैक्सिमम पीरियड है और नॉर्मल पीरियड है 15 डेज। कैसे, देखिए समझिए। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑर्डी, ऑर्डिनरली। और अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है, तो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट आपने कर लिया कि हम पेमेंट आपको 60 दिन में करेंगे, 70 दिन में करेंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट में 45 डेज से ऊपर आप टर्म्स नहीं रख सकते। 30 दिन रख सकते हैं, 40 डेज रख सकते हैं, बट 45 डेज से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो एमएसएमई को पेमेंट में क्या हो गया, 45 डेज मैक्सिमम, और नॉर्मली अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज में पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारे एमसीक्यू करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।